गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो जो उनका रहा बोलपुर में, भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। एक बार फिर से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ की। लेकिन इन तस्वीरों को ध्यान से देखना और समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लड़ाई बड़ी है। हम आपको ये समझाएंगे कि जो तस्वीरें आज आपने पूरे दिन देखी या जो तस्वीरें आपने कल देखी, जिसमें आपने गृह मंत्री को किसान के घर खाते हुए देखा और साथ ही बोलपुर में जो रोड शो देखा, देखिए जिस रोड शो की बात मैं कर रही हूं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये भीड़ बताने के लिए काफी कि इस समय बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर किस हद तक इन्वॉल्व है। हमने आपको यह भी बताया था कि 5 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जगह अब 12 पर्यवेक्षक कर दिए गए हैं। इसी रोड शो के दौरान गृह मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत एक बार फिर से जय श्री राम के नारे के साथ की है। लेकिन जो बात, जो पॉइंट, जो मुद्दा हम आपके सामने बार बार हाईलाइट करना चाहते हैं वो है ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हमला बीजेपी पर घुसपैठिए के तौर पर होता है। यहां पर इन तस्वीरों के माध्यम से और साथ ही गृह मंत्री की बीते 2 दिनों में आई तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो अमार बांग्ला का कार्ड खेलकर ही ममता दीदी के दुर्ग को ध्वस्त कर देगी। और इसीलिए हम जो सवाल लेकर आए हैं बिना वक्त गवाए जल्दी से आपको सवाल दिखा देते हैं। तो क्या अमार बांग्ला से, सबसे पहले तो जय श्री राम से क्या बंगाल में बदलाव होगा? क्योंकि कल भी आपने देखा था गृह मंत्री को इसी नारे का इस्तेमाल करते हुए। क्या भात से बनेगी बीजेपी की बात? कल भी उन्होंने भात खाया था किसान के घर और आज भी उन्होंने भात खाया। शाह के घर घर से क्या ममता बेघर हो जाएंगी? क्योंकि ग्राउंड पर कनेक्ट करने की कोशिश गृह मंत्री लगातार कर रहे हैं। बीजेपी के बांग्ला व्यू में क्या ममता बनर्जी फंस जाएंगी? वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया। और अमार बांग्ला से क्या मिलेगा सोनार बांग्ला? ये अपने आप में बड़ा सवाल। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से बता देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जफर इस्लाम है, हमारे साथ टीएमसी के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन है, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट है, अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ होंगे, टीएमसी सपोर्टर हैं वो, सुनी चोपड़ा होंगे लेफ्ट से, और बालेग नमोनी हमारे साथ होंगे, एआईएमआईएम के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शांतनु सेन, मेरा सवाल आपसे, देखिए 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का रोड शो, दूसरी तरफ पुष्प वर्षा उस रोड शो के दौरान, और तीसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे थे जय श्री राम के नारे की। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर शांतनु सेन आपके से, और सवाल मेरा सीधा सा है। दीदी का सबसे बड़ा हमला बीजेपी पर रहा घुसपैठिए है। गृह मंत्री घुसपैठियों को लेकर, खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी हमलावर रही है। आज जो तस्वीरें आई या कल जो तस्वीरें आई, जिस बंगाल कनेक्ट को दिखाने की कोशिश बीजेपी और गृह मंत्री द्वारा की गई है, उसका क्या जवाब है टीएमसी के पास? देखिए, सबसे पहले दुख की बात तो यह है वो किसानों का घर में जाके खाना खा रहा है और देश में अभी तक 20 से ज्यादा किसान सुसाइड कमिट कर लिया किसी कृषि बिल का खिलाफ में। सबसे दुख की बात यह है भारतवर्ष के गृह मंत्री जिसको अपना देश का बारे में, देश का सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, पूरा देश कृषक आंदोलन में जल रहा है और यहाँ पर वो पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। सबसे दुख की बात यह है रविंद्रनाथ टैगोर जिसको हम सर पे लगा के घूमते हैं, अभी उनका फोटो रविंद्रनाथ टैगोर का ऊपर में नजर आ रहा है पोस्टर में। सबसे दुख की बात यह है जिस रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग पूजा करते हैं, नमन करता है, उस रविंद्रनाथ टैगोर का घर में वो लोग जूता पहन के चला जाता है। यही है बीजेपी का कल्चर, यही है बीजेपी का चलने का मकसद। ये अच्छी तरह जान लीजिए, बंगाल इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। बंगाल को कल्चर सिखाने के लिए गुजरात से आना नहीं पड़ेगा। गुजरात का कल्चर क्या है हम लोग देख लिया। गुजरात का दंगा अभी भी हर एक आदमी को आंखों का सामने याद आता है। बंगाल का कल्चरल कैपिटल का जो हेरिटेज है ममता बनर्जी को अच्छी तरह इसको आता है, किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाए। और बंगाल में किसान से लेकर, लेबर से लेकर, श्रमिक से लेकर, छात्रों से लेकर, युवा से लेकर। डॉक्टर शांतनु सेन सर, मैंने आपकी बात बहुत देर तक बहुत ध्यान से सुनी सर। फिर आपसे जो सवाल था आपने उस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया। आप गुजरात दंगे तक तो चले गए, लेकिन जो तस्वीरें आप ही के राज्य से आई गृह मंत्री की, जरा वो तस्वीरें लेकर आए खाना खाते हुए। गृह मंत्री की जो तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, वो तस्वीरें लेकर आए जो किसान के घर खाना खाते हुए तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी लेकर आए जो आज उनकी खाना खाते हुए तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी लेकर आए जो लोक कला है उसको देखते हुए गृह मंत्री की तस्वीरें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप जो उन्हें कहते हैं घुसपैठिया सर, वो कहते हैं हमारा
बांग्ला अस्मिता के साथ कनेक्ट है? अरे सबसे पहले इसके लिए बंगाल को जानना पड़ेगा, बंगाल का कल्चर को जानना पड़ेगा, बंगाल का जो क्रिस्टी है उसको जानना पड़ेगा। बाहर से आके ऐसे नहीं होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में खड़े खड़े बात करने से बंगाल से आत्मिक रिलेशन नहीं हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर का घर में जूता पहन के अंदर घुस जाने से बंगाल का कल्चर एडॉप्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए बंगाल का आदमी को अच्छी तरह पहचानना पड़ेगा। बंगाल इज ए कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये गुजरात नहीं है जो आप दंगा करके सब कुछ कैप्चर कर लेंगे। बंगाल इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको याद रहना चाहिए। और बाहर से आके आप लोग अगर सोच लिया, बाहर से एक ममता बनर्जी जैसे शेरनी को घिरने के लिए आप लोग 10 सेंट्रल मिनिस्टर भेज देंगे, डिप्टी मिनिस्टर भेज देंगे, ऑब्जर्वर भेज देंगे। बंगाल का हर एक आदमी का दिल में ममता बनर्जी का जगह है। वो लोग आप बुखार के फेंक नहीं सकता है। आने वाला दिन में पूरा देश जवाब लेती हूँ आम आदमी। ठीक सर, प्लीज। डॉक्टर शांतनु सेन, गुजरात में दंगे से सरकारें नहीं बनी। वैसे आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। और ये बात मैं आपसे फैक्चुअली कह रही हूं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता वोट करती है। आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल पॉइंट को प्रूव करने के लिए प्लीज उस जनादेश का अपमान मत कीजिए। आपकी किसी पार्टी से प्रॉब्लम हो सकती है, जनता से नहीं हो सकती। जफर इस्लाम, इनके सवालों का जवाब दीजिए सर। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी समझाएंगे इन्हें कि बांग्ला अस्मिता क्या होती है, बाहर से आने वाले क्या कॉपी कर पाएंगे। यही कह रहे हैं डॉक्टर शांतनु सेन आपसे। देखिए आदित्य जी, मैंने बीच में इनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहता हूं कि ये सब खोखली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ कह के आप लोगों ने उसका जनाजा निकाल दिया बंगाल का। बंगाल अब इस स्थिति में है कि उसको एक अच्छी सरकार चाहिए, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल चाहिए जहां गूंज, यही कल्चर है आपका, क्या आप गूंज को जो पैट्रोनेज दीजिए, ये कल्चर है गुजरात बंगाल का। अगर ये बंगाल का कल्चर है तो इस कल्चर को हम खत्म करना चाहते हैं। अगर आप तुष्टीकरण आपका कल्चर है तो हम उसको खत्म करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने अपोजिशन को पॉलिटिकल वायलेंस के साथ दबा दे तो ये कल्चर हम खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके लिए ये सब कल्चर जो है आपको सर आंखों पे है तो आप सर आंखों पे रखिए। देश की जनता इसको, और प्रदेश की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता इसको बिल्कुल आपको धरातल पे ले आएगी, इसलिए कि वो नहीं चाहती है प्रदेश की जनता ऐसे कल्चर के लिए जाना जाए। बंगाल में जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसके लिए जाना जाता है, गूंज के लिए थोड़ी जाना जाता है। आप तो गूंज को जो है सपोर्ट करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन गूंज को सपोर्ट करता है। आप हमारे कार्यकर्ताओं 108 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया, जो आपके खिलाफ खड़ा होता है उसको मौत के घाट उतार देते हैं आप। तो ऐसे में किस कल्चर की बात करते हैं? देखिए आपको शांतनु से आपको एक बात बताया, आपने पॉइंट उठाया। ये पॉइंट कल गृह मंत्री, अरे मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। आपको मैं सर वापस फ्लोर दे दूंगी ना, पॉइंट दर पॉइंट आप डिबेट करने आए हैं सर, व्यूअर को ज्यादा समझ आएगा। कल ये बात होम मिनिस्टर ने भी कही थी डॉक्टर शांतनु से, बड़ी संख्या में बीजेपी के वर्कर को टारगेट किया गया है, उनकी किलिंग्स हुई है, पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है। जफर इस्लाम, डॉक्टर शांतनु सेन तक बात नहीं पहुंच पा रही है। जफर इस्लाम, आप बात पूरी करें। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए अब वो पानी जमीन से बहुत आगे निकल गया है, जमीन इनकी खिसक चुकी है, वहां की जनता ने मन बना लिया। शांतनु सेन अपना डुगडुगिया बजाते रहे, ममता बनर्जी बाहरी और घरेलू ये सब बात करते रहे। देश के अंदर में इलेक्शन लड़ रहे भाई, देश की जनता लड़ रही। वहां के 18 एमपी हमारे वहां कई राज्यसभा के एमपी हैं। तो ऐसे में वहां के मुझसे मंत्री हैं, और इस तरह की बात कहने से उनको गुरेज करना चाहिए कि बाहरी, इसलिए कि बाहरी जितना बोलेंगे उतना वहां के लोग जो है वहां पर रहने वाले वो उनसे खिलाफ हो जाएंगे। और आज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पहले जब हम 2019 में 121 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीते थे जब जनरल इलेक्शन हुआ था। अब उस 121 को आज अगर मैं देखता हूं जिस तरह से हमने मेहनत की है, टारगेटेड हमने एफर्ट लगाया है, लोगों से मिले हैं, लोगों का जो विश्वास प्राप्त किया है, और तो उसमें आज लगता है कि हम 200 सीटें जीतेंगे। और शांतनु सेन जी को बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की जो वायलेंस वाली पॉलिटिक्स है, वायलेंस वाली पॉलिटिक्स, हिंसा वाली पॉलिटिक्स वहां की जनता नहीं सपोर्ट करती है। वहां की जनता चाहती है लिटरेचर के लिए जाने। ठीक है सर। अनिर्बान बनर्जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं कि बंगाल में तो हिंसा वाला चरित्र है।
तो इनको कहना हिंसा के अलावा और दिखता भी क्या है, खुद तो हिंसा के ऊपर खड़ा हुआ एक पार्टी है। दंगा ना हो तो इनका वोट बढ़ता नहीं है, चारों ओर इनको सिर्फ हिंसा करना है, हिंसा ही इनको दिखता है। आप जैसे हो वही तो आपको दिखेगा ना। तो जफर इस्लाम साहब को ये दिखेगा, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा। पर रियलिटी ये है कि 2019 में इनको 18 एमपी मिला, बहुत सही बात है। उसके बाद भी एक भी फुल मिनिस्ट्री उन्होंने कोई बंगाली को नहीं दिया। कोई भी एमपी जो बांग्ला से गया उनको एक भी फुल मिनिस्ट्री नहीं दिया। 4-5 महीने के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ, तीनों सीट का बाई इलेक्शन हुआ असेंबली में। उसमें से 2 बीजेपी का था, एक तो दिलीप घोष का खुद का था, वो बहुत बड़े मार्जिन से हार गए। तो ग्राउंड रियलिटी है ये। वो दिखावा करे, छलवा करे, कुछ भी करे, वो आके रविंद्रनाथ ठाकुर के घर में घुस जाएंगे, जूते पहन के घुस जाएंगे। वहां शांति निकेतन के अमित शाह आ रहे हैं, इसीलिए वहां पर जो पुरानी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया गया। जहां रविंद्रनाथ ठाकुर खुद बैठते थे, घंटा घर कहते हैं जहां घंटा है, वो तोड़ दिया गया क्योंकि अमित शाह आने वाला है। और ये हम लोग को कह रहे हैं हम बांग्ला से प्रेम करते। अरे भाई ये कैसा प्रेम है? आप आके रविंद्रनाथ ठाकुर का जो अपने बैठने का जगह है वो आप तोड़ के बताते हो हम बांग्ला से प्रेम करते हैं। तो ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। आपका प्रेम 2002 में गुजरात में हमने देखा था, वैसा प्रेम बांग्ला कभी नहीं चाहता। आप मतलब क्षमा करो हम लोगों को, और बाहर से ये गुंडे लुटेरे वगैरह जो आप लाकर भीड़ बढ़ा रहे हो ये मत करो। हमको शांति से रहने दो। अनिर्बान बैनर्जी, आप सवाल 2020 में वेस्ट बंगाल का, 2021 में वेस्ट बंगाल का, लेकिन अब जवाब आपका आ रहा है 2000 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। सर यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। लेकिन जफर इस्लाम इसमें हंसने की बात नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम इसमें हंसने की बात नहीं है। उनका जो सवाल है वो कई लोगों का सवाल हो सकता है। मैं जवाब देता हूँ जी, जल्दी से दीजिए सर, 30 सेकंड्स में। नहीं मैं जवाब देता हूँ। हाँ, ये वही ममता बनर्जी है जो कांग्रेस के साथ सालों साल तक रही, जो हिंसा के लिए जाने जाते कांग्रेस। राइट जो पूरे देश में होता था उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती थी। आप उठा के इतिहास देख लिए कितने राइट्स हुए उनके जमाने में। ये क्या बता रहे हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी को लगा कि कांग्रेस से फायदा खत्म हो गया तो वो एनडीए का हाथ थाम लेती हैं। ये मतलब परस्त का ममता बनर्जी मतलब परस्त अपॉर्चुनिस्टिक लेडी है। और दूसरे को वो कहती है बाहरी अंदरूनी। अरे आपको शर्म आना चाहिए इस तरह के बोलने के लिए। देश के लोग अगर देश के लोग इस देश में अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, देश की एक पार्टी इस देश के इसमें लड़ना चाहती है स्टेट में, तो आप उसको बाहरी बोल देंगे? नहीं बाहरी बोल देंगे। आप सुन लीजिए अनिर्बान बाबू, सुन लीजिए। देखिए नहीं आपके पास कोई खोखले आइडिया है तो बताइए। इस ऐसे कोई अच्छे मजबूत आइडिया बताइए, नहीं तो इस तरह के खोखले बातें मत कीजिए, इसलिए कि आपके पास कोई तर्क ही नहीं बात करने का। मैं कह रहा हूं कि वहां पर वायलेंस का, आपका बंगाल का वायलेंस के लिए जानना चाहिए, वायलेंस के लिए जानना चाहिए बंगाल। भाई देखिए हमारे दूसरे स्टेट पे भी अपोजिशन में हम जाने जाते हैं, लेकिन क्या हमारे लोगों को मारा नहीं जाता है, हमारे लोगों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता है? तो क्या आप चाहते हैं बंगाल को वायलेंस के लिए जाना जाए? ये बताइए। आप इस कल्चर के बारे में बात करते हैं? नहीं अनिर्बान बाबू, वहां की जनता जानती है कि वहां बंगाल जो वायलेंस के लिए नहीं, पीस लविंग लोग होते हैं। और आपने इसको जो है वहां पर, इसलिए आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं अनिर्बान बाबू, आप हमें आस्था के बारे में एक बार फिर से वो डेटा स्क्रीन पर लेकर आए। 2019 लोकसभा इलेक्शंस, किस पार्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, एक बार फिर से वो डेटा जरा स्क्रीन पर लेकर आए। वो डेटा समझाने के लिए काफी है कि इस वक्त जो खींचतान हम देख रहे हैं, जिस तरीके के आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में। आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह अब हर महीने वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 2019 के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, और बल्कि मुझे कहना चाहिए सबको चौंकाते हुए जो 18 सीटें बीजेपी ने निकाली, उसके बाद से हर कोई टीएमसी की तरफ से खासतौर पर कहा जाए तो एक बड़ी बौखलाहट है। और इसीलिए सुनील चोपड़ा, आपसे सवाल ये उठता है, वो डेटा प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए ताकि दर्शकों को हम वो पर्सपेक्टिव दे पाए कि बीजेपी की इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। हालांकि इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विधानसभा चुनाव 2016 का डेटा है, जिसमें लॉन्ग वे अहेड दिखाई देती है आपको टीएमसी बीजेपी से। लेकिन जब यही डेटा आप 2019 लोकसभा इलेक्शंस के लिए देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा डेंट बीजेपी ने टीएमसी के वोट परसेंटेज में डाला था, और इसीलिए टीएमसी में इस वक्त बौखलाहट देखने को मिल रही है। वो डेटा आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनील चोपड़ा, ये घुसपैठिया वर्सेस अंदरूनी, या कहना चाहिए घुसपैठिया वर्सेस बांग्ला अस्मिता,
आप इस लड़ाई में कहां पर खड़े हैं? मेरा तो साफ कहना है कि ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, अनिर्बान बाबू ने अभी बता दिया है कि उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या हुआ है और कौन कौन हारा है। तो मेरा ये कहना है ये आंकड़े दिखा के काम नहीं चलता है। दूसरी चीज है कि दिल्ली में कितने किसान बैठे हैं, और कल एक और पार्टी राजस्थान की जो एनडीए की है वो उसको छोड़ के 1.5 लाख किसान राजस्थान से आ रहा है दिल्ली। तो मेरा ये कहना है आप अकालियों को वहां पर छोड़ दिए पंजाब में, महाराष्ट्र में शिवसेना आपसे छूट गई। तो ये आपकी जो नीति है मेरे को तो कोई सफल नीति नहीं लगती है। सुनील चोपड़ा जी, सर मैं वेस्ट बंगाल की बात कर और रही थी। मेरा ये कहना है कि एक किसान के घर में रोटी खा के आप कह दो कि मैं किसानों का हिमायती हूं। सर मैं आपसे क्या तो कह ये रही तो हूँ, बिल्कुल गलत जो मैं आपसे सवाल क्या पूछ ये रही हूँ, मैं इस आपसे तरह पश्चिम की बंगाल को लेकर सवाल दिखावा- पूछ रही हूँ, मैं आपसे दिखावा पश्चिम कर बंगाल को रहे हैं, लेकर ये सवाल गलत पूछ है। रही हूँ, और यहाँ पर ये जो अपने दर्शकों को यहाँ पर हम डेटा दिखा रहे हैं वो एक बार फिर से जरा अब स्क्रीन मैं आपको पर। पश्चिम बंगाल 2014 में लेफ्ट का क्या हाल हुआ था? 2014 में 2 सीटें थी, 2019 में 0 रह गई। वहीं अब बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी की भी। टीएमसी की टैली कैसे डाउन हुई 2014 से 2019 में, और बीजेपी की टैली किस तरह से ऊपर गई, जरा डेटा के माध्यम से वो भी अपने दर्शकों को हम यहां पर समझाना चाहते हैं। देखिए, ये टीएमसी है यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी की पार्टी। 2014 34 सीट्स, लेकिन 2019 में 22 सीट्स। अब जरा बीजेपी की टैली लेकर आते हैं। 2014 में 4 सीट्स, नहीं ये कांग्रेस की टैली है, माफ कीजिएगा, 4 से 2 सीटों पर आई कांग्रेस, और ये आ गई सेफ्रन टैली यानी बीजेपी की टैली 18। 2014 में 2 सीट्स थी, और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस डेटा को आप भूल नहीं सकते। ये डेटा, ये आंकड़ा बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद है। मोहम्मद कामरान, इस पूरी लड़ाई में एआईएमआईएम, दीदी तो हालांकि एआईएमआईएम को लेकर, अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर डर दिखा चुकी है। एआईएमआईएम कहां खड़ी है इस वक्त? मोहम्मद कामरान, कैन यू हियर मी? आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, आलोक मेहता जी, सर हम लगातार सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं यहां पर बार बार आंकड़ों पर भी ध्यान दे रही हूं, फोर्स कर रही हूं कि एम्फेसाइज कर रही हूं कि हम दिखाएं अपने दर्शकों को, ताकि उन्हें पूरी तस्वीर यहां पर समझ में आए, क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है वो दर्शकों को समझना, उसे और उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज गृह मंत्री जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बोले, या घुसपैठियों को लेकर उनका जो पहले का स्टैंड रहा है, और ममता दीदी के लिए वो तो शरणार्थी हैं, इस पूरी बैटल को, ये जो शरणार्थी वर्सेस घुसपैठिए वाली बैटल है, क्या आप देख रहे हैं ये आगे चलकर बहुत बड़ा रोल इख्तियार करने वाली है? और बीजेपी का जो तस्वीर हमने बीते 2 दिन में देखी गृह मंत्री की, ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कि नहीं, हम बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। देखिए अदिति जी, निश्चित रूप से आज जो गृह मंत्री अमित शाह की जिस तरह से वहां पर उत्साह दिखाई दिया, मैंने कई इलेक्शन लगभग 40 सालों में देखे हैं, लेकिन इस तरह का जो अपने आप जिस तरह लोग आते हैं गलियों से निकल करके, उसमें कोई प्रायोजित सभा भी जैसी नहीं थी। इसलिए मैं उसे मानता हूं कि उससे लगता है कि जो नारा दिया गया वहां पर एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों को लेकर के, और उसमें सारे लोग, उसमें जनता उसमें शामिल होती है। और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि उनको कैसे उसका लाभ मिले। जैसे आपने बताया, चाहे वो लोक गायक के घर पर खाना खाएं या जाकर के किसान के साथ, ये प्रतीकात्मक है, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि वहां के किसानों को जो केंद्र सरकार की योजना का लाभ, जो 6,000 रुपये चाहे हो, चाहे उससे खाद और बीज आता हो, छोटा किसान 1 या 2 एकड़ वाला होता है, उसको यदि लाभ मिले, यदि इलाज के लिए यदि 5 लाख रुपए का लाभ मिले, जो उसके लिए आयुष्मान भारत योजना है, उसका लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है, उससे भी लोगों में नाराजगी है। आप छोड़ दीजिए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरह से मिलता था। और मेरा यह मानना है कि इससे लगता है कि लोकतंत्र मजबूत, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का पूरा वहां पर सफाया हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद ममता के सामने कोई चुनौती देने की स्थिति में लेफ्ट पार्टी नहीं है। उनका कोई आदमी वहां नहीं दिखाई देता है। केवल बम चलाने वाले लोग ममता के साथ जाके शामिल हो गए। जो 300 लोगों की हत्या करने में माओवादी, जहां पर नक्सल था,
सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको खत्म करने के लिए कितना अभियान चलाया, उसके बाद नक्सल को खत्म किया जा सका। माओवादी आज भी घुसे हुए हैं। उस स्थिति में उनको जवाब जनता चाहती है अपना डेवलपमेंट। जनता को किसी की राजनीति और व्यक्ति से फायदा नहीं है, उनको फायदा है कि वो चाहती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काम हो, हमारे अनाज के लिए काम हो, हमारे चाय बागानों के लिए काम हो। उसके बजाय केवल संघर्ष करना, खाली गोलीबारी करना, ये जो वहां का संघर्ष और खून का खराबे की जो स्थिति रही है, उससे बदलाव चाहती है। वो पहले भी कम्युनिस्टों से इसीलिए निकलना चाहती थी कि मजदूरों के उनको रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, टाटा वहां से चला गया, बिरला चला गया, डालमिया चला गया। उस बंगाल को बचाने के लिए वहां की जनता एक विकल्प देखना चाहती है और वही विकल्प देखने की कोशिश कर रही है। हम नहीं कह रहे कि कौन पार्टी आएगी, सवाल यह है कि एक चुनौती, विकल्प तो दिखना चाहिए लोकतंत्र में, एक दूसरा दरवाजा दिखना चाहिए, खिड़की नहीं। ठीक, विकल्प की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ मुझे बताया गया है मोहम्मद कामरान तक अब हमारी आवाज पहुंच रही है। मोहम्मद कामरान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, ये घुसपैठिया वर्सेस बांग्ला कनेक्ट, AIMIM, हालांकि आपको लेकर तो दीदी चिंता पहले ही जाहिर कर चुकी है, अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहुत चिंता है उन्हें। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक क्या उनकी जागीर है जो उनको चिंता हो रही है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो वोटर्स है उनको डिसाइड करने की खुद को पर इजाजत है कि उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। तो ये तो उनकी जो घबराहट है, बौखलाहट है, ये तो उनके खुद साफ जाहिर कर रही है। अनिर्बान बनर्जी, जनता विकल्प चाहती है, ये आलोक मेहता जी कह रहे हैं। जो सरकार की स्कीम्स थी, खासतौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, और ये बड़ा आरोप गृह मंत्री द्वारा भी कल लगाया गया था, जो उनकी रैली हुई थी, जो संबोधन हुआ था उसमें, कि जो केंद्र सरकार की स्कीम्स थी उन्हें जानबूझकर जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंचने दिया गया पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा। तो देखिए, स्कीम की बात जहां तक है, आयुष्मान भारत की बात कोई कर रहे थे। आयुष्मान भारत में 40% जो पैसा है वो तो स्टेट का पैसा है, तो काय का सेंट्रल का स्कीम। आप 60% पैसा देकर बता दो कि ये हमारा स्कीम है, ऐसे नहीं होगा। तो पूरा 100% पैसा दे दो, जनता तक पहुंचा दो, कोई बात नहीं है। तो और स्टेट का जो 53,000 करोड़ रुपए ये लोग नहीं दे रहा है, ये स्टेट का हक का पैसा है, ये सेंटर का अपने मतलब पॉकेट का पैसा नहीं है। ये पैसा नहीं दे रहे। वेस्ट बंगाल का पैसों का जरूरत है, कोविड सिचुएशन है, उसके ऊपर आमफान हो गया। तो सेंटर ने क्या किया? ये जो कह रहे हैं कि हम लोग सेंटर से दे रहे हैं, वो लोग काम करने नहीं दे रहे, ये झूठ है। आप तो दादागिरी कर रहे हो, जो हमारा हक का पैसा है आप नहीं दे रहे हो, लुटेरो जैसे व्यवहार करते हो। आमफान हो गया, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, पैसा क्या दिया भाई? वो हमारा पैसा 53,000 करोड़ आप नहीं दे रहे हो। वो जीएसटी पेनल्टी वगैरह आप उसी बात को दोहराते हुए आप ये कहते हैं कि आपने जो आपको जो फायदा होना चाहिए था, आपका पैसा ड्यू है। ये बात आपकी पार्टी द्वारा बार बार कही गई है, ममता बनर्जी ने भी ये बात कई बार कही है। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि बोलपुर में आज जो रोड शो किया गृह मंत्री ने, उसमें बड़ी बातें क्या रही। उसमें जाहिर तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया। ममता सरकार को आज के जैसा रोड शो इस जीवन में नहीं देखा। ये वो बड़ी बातें हैं जो बोलपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री द्वारा की गई। उन्होंने कहा जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास इस रोड शो में दिखाई दिया है। बंगाल से टीएमसी सरकार को उखाड़ने जा रही है बीजेपी, ये उन्होंने दावा किया। इसके अलावा बंगाल में विकास का परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन की बात अभी थोड़ी देर पहले आलोक मेहता भी कर रहे थे। परिवर्तन हिंसा को खत्म करने के लिए आएगा, जिस पॉलिटिकल किलिंग का जिक्र हमने अभी किया था, और बीजेपी के वर्कर्स की भारी संख्या में पॉलिटिकल किलिंग हुई है। इसके अलावा ये परिवर्तन भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए है। कल भी आपको याद होगा गृह मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष को तुष्टीकरण और भतीजावाद में बदल दिया। इसके अलावा बीजेपी बंगाल को विकास के रास्ते पर लेकर आएगी, यानी जो विकास का नैरेटिव है उसकी बात उन्होंने की। और घुसपैठ रोकने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं, बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। ममता के 10 साल के कुशासन से बंगाल तंग आ चुका है, यह भी गृह मंत्री द्वारा कहा गया। और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। लेकिन जफर इस्लाम अनिर्बान आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप बातें तो करती है आपकी पार्टी, आपके नेता बातें और वादे तो बड़े बड़े करते हैं, पैसा तो आपने दिया नहीं। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 सालों में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे गरीब आदमी हो, सब वर्गों के लिए इसी सरकार ने काम किया है। इसी सरकार ने
जो है वो ऐसा आयुष्मान काम किया, भारत जैसी स्कीम लाई, इसी सरकार ने जो है जो जनधन जैसे स्कीम है, जनधन जैसे स्कीम लाएंगे। अरे भाई आप अपने अपना मुंह थोड़ा देर तक के लिए बंद रखिए, आप बाद में बोल लीजिएगा। मैंने आपको बीच में टोका नहीं था, थोड़ा तमीज रखिए ना, मैं आपको सुन लूंगा, बाद में सुन लूंगा आपकी बात। बीच में मैंने टोका टोकी नहीं किया। आपके पास कुछ कहने को नहीं है, आपने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। आपने सवाल किया तो हमने पिछले 6 सालों में इस तरह के सर 1 by 1 अरे अनिर्बान जी इतना बौखला क्यों गए भाई? सर, क्या आप आपने रैली में आपने देखा जो सर सवाल का जवाब, भीड़ देख के बौखला गए क्या? सर सवाल का जवाब, मैं कह रहा हूँ कि हमने 6 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हमें इन जैसे लोगों से, ये जो मक्कार लीडर है ममता बनर्जी और ये इन जैसे लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें हमारी वहां जनता से सर्टिफिकेट चाहिए। जनता का विश्वास है हम पे, विश्वास कोई भी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसलिए हमें ये क्या बोलते हैं, जनता इन पे हंसती है। इसलिए आज गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमने जो 6 साल में काम किया है उससे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिख रही है कि हमारी पार्टी की जनाधार बढ़ा है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिख रही है। और वही ममता बनर्जी की लोकप्रियता जो है एक टाइम में होती थी, आज बिल्कुल नीचे हो गई है। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो वायदे किए थे कोई काम नहीं किया। हाँ, हिंसा करने में सबसे आगे रहे, हाँ तुष्टिकरण में सबसे आगे रहे। अरे आपके काम करने पेट्रोल नंबर क्या हो गया? बना लो अपने लिए कुछ बोलने के लिए। अनिर्बान बाबू, कुछ तो बना के लोग मानते हैं कि कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया आपने। खुद नहीं समझ आ रहा जनता को क्या समझ आ रहा है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। सर आपने लोगों का विकास की विश्वास बात की प्राप्त है, विकास करेगा की वहां बात की है। एक पर। मिनट सुन लो अनिर्बान बाबू, सुनीत चोपड़ा का कमेंट यहां पर ले लेते हैं और साथ ही अपने दर्शकों को बताते हुए, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, जैसे ही स्टार्ट होगी वहां का रुख करेंगे। लेकिन सुनीत चोपड़ा, आप किस तरफ खड़े हैं? आपके लिए बड़ा विरोधी कौन है? हम तो मानते हैं कि जनता मालिक है। अभी 6 महीने का टाइम है, दुनिया में 6 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। अरे ये बकवास कर रहे हैं, बकवास मत कीजिए हमारे सामने, ऐसे चीजें हम नहीं सुनते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो किसानों का आंदोलन अभी कलकत्ते में हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा दिखेगा आपको 6 महीने में। समझाइए भाई। और ये इनको बोलने दो, जो ये बोल रहे हैं ये झूठ बोलते हैं और ये हार के रहेंगे, और जो भी जीते बीजेपी जरूर हारेगी। आप अपने बारे में बताइए ना, आपसे क्योंकि इन्होंने जो हिंदुस्तान के किसान के साथ विश्वासघात किया है उसका पेमेंट देंगे। अरे चोपड़ा और जफर इस्लाम प्लीज, 1 by 1 और ये पेमेंट इनसे लेके रहेगी हिंदुस्तान की जनता। मुझे मैं आधा पॉइंट जनता मालिक है, वो तय करेगी इलेक्शन में क्या होगा। आप मेरी बात सुनिए सर। सबसे पहले एक तो सर सस्ती भाषा, हल्के शब्द, इनका इस्तेमाल मत किया कीजिए, ये मैं सब पैनलिस्ट को कह रही हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। एक मिनट सर, जफर इस्लाम प्लीज, के बारे में बोलिए, प्लीज सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। ये बीच में क्यों बकबक कर रहे हैं? इनको बोलो बीच में बकबक मत करें। ठीक सर, ये समझते हैं कि बीजेपी का टिकट ले लिया तो बकबक कर सकते हैं। मोदी जी के फोटो से इनको नफरत है, लेकिन स्टालिन लेनिन की फोटो से इनको बड़ी उल्फत है, बड़े प्यार है। ये जफर इस्लाम जी और सुनीत चोपड़ा जी, चाइना के जो पॉइंट्स आप यहाँ पर, अब सर चाइना कहाँ से आ गया? घर में कोई जफर इस्लाम जी, इसमें चाइना कहाँ से आ गया सर? आप लोग डिबेट को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? मैं यहाँ पर मुद्दे की बात करना चाहती हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ उसको ले जाना चाहते हैं और वक्त जाया करते हैं। प्लीज सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा सब प्लीज सुन लीजिए। आई डोंट वांट टू शाउट सर, प्लीज आई डोंट वांट टू शाउट, आई डू दीस डिस्कशंस फॉर द व्यूअर्स सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। सिर्फ सुनीत चोपड़ा नहीं हो तो बोल दो, सिर्फ सुनीत चोपड़ा किताब नहीं हूँ। सुनीत चोपड़ा जी, 6 महीने में क्या होने वाला है सर? आपने कहा अभी तो 6 महीना बाकी है, क्या होने वाला है सर? मैं समझना चाहती हूँ, आपने जो स्टेटमेंट दिया है इसका मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी शांति से आपको बता रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया है,
आज तेलंगाना और आंध्रा के किसान आ गए हैं, राजस्थान के किसान रास्ते में हैं, एक पार्टी और इनकी टूट गई है एनडीए से, अकाली टूट चुके हैं, शिवसेना टूट चुकी है। सर, आप रिपीटिंग द सेम पॉइंट। मैं आपसे पश्चिम बंगाल की मौजूदा तस्वीर को लेकर बात कर रही हूँ और आप तो उसे मैं आपको तेलंगाना डाउन उस साउथ पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। उस हालत में 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। उस हालत में 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार के भी किसान हैं, बंगाल के भी किसान। सर, वो तो ऑलरेडी बीजेपी यही तो कह रही है कि आपकी उसमें घुसपैठ है। यही तो बीजेपी कह रही है ना, आपके बीजेपी के नेता आप पर यही तो आरोप लगा रहे हैं। यही तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही लाइन यहाँ पर आप यही बात यहाँ इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात आप इंसिनुएट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। किसी वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। जैसे ही शुरू होगी रुक करेंगे। आलोक मेहता जी, मैं यहाँ पर बार बार जिस बड़े मुद्दे पर लौट रही हूँ वो है घुसपैठिए वर्सेस शरणार्थी। बीजेपी घुसपैठियों को लेकर, अमित शाह गृह मंत्री घुसपैठियों को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। इन इलेक्शंस में ये घुसपैठिए वर्सेस शरणार्थी कोट एंड कोट, ये मुद्दा आपको कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बंगाल में देखिए असम की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वहां चूंकि कई लोगों वहां से जो आए थे बस गए 50 साल से। पश्चिम बंगाल में एक खास कम्युनिटी के लोग लगातार जिस तरह से घुसपैठ करके आ गए और उनका अवैधानिक, देखिए वैधानिक रूप से जिसकी नागरिकता मिल गई उस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जनता में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनका रोजगार, उनकी जमीन, उनका मकान, उनकी सुविधाएं, इसलिए ये मुद्दा है। और इसीलिए अमित शाह ऐसे गृह मंत्री के नाते या पार्टी के नाते भी, और ऐसा नहीं है क्या दूसरी पार्टियां पहले अवैध लोगों को लाने के लिए पक्ष में रही है क्या? सवाल यह है कि लगातार ऐसी घुसपैठ पाकिस्तान से आए, वो पाकिस्तान के बहाने बांग्लादेश में घुस करके आ जाए और उस तरह से उनके जो लोग हैं वो आकर के हिंसा की राजनीति करे और हिंसा की राजनीति में सहायक हो जाए, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कम्युनिस्टों ने जिस तरह से वहां गड़बड़ किया, उन्हीं के लोग ममता के साथ आ गए और अवैध लोगों की घुसपैठ की जाए या हिंसा की राजनीति अपनाई जाए, उसका प्रतिकार जनता भी चाहती है। और ये नतीजा सामने देखिए, ये ध्रुवीकरण का नुकसान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.